वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर। अकाउंटिंग सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने देखा था पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है। क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं उन लोगों से बोल देना चाहता हूं जिन्होंने पिछली क्लास देखी नहीं है, जीएसटी पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से हम लोग लेके चल रहे हैं कि 1984 से पहले जब पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम चल रहा था तो पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी टैक्स या सेल टैक्स किस तरीके से काम करता था और क्यों कस्टमर्स को ज़्यादा टैक्सेस पे करने होते थे, क्योंकि उस समय लग रहा था टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई व्यूवर ऐसा है जिसने डायरेक्टली इस वीडियो को पिंक किया है या ओपन करा है तो दिक्कत यह है कि शायद आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर ना हो। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपने पिछली क्लास देखी नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे भी हिट करके डायरेक्टली आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको ये क्लास ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ये है क्लास जीएसटी पार्ट 2। मेनली हमारा स्टार्टिंग जो हुआ था वो 1984 से पहले से हुआ है और हम लास्ट तक यहाँ पर जो क्लास खत्म होगी जाके वो लास्ट में जीएसटी तक खत्म होगी और हम देखेंगे कितने प्रकार के टैक्सेस में यहाँ पर आप कह सकते हैं सुधार किए गए हैं और जीएसटी लगाने से कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम में होता क्या था। कस्टमर्स को टैक्स पे करना होता था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन होता था तब एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता था। तो 7 लाख की चीज़ पे अगर मैंने कहा 12% का एक्साइज ड्यूटी टैक्स मैंने लगाया जो कि तकरीबन 84,000 रुपीज़ होता था, तो स्टार्टिंग में ही उसकी प्राइसिंग कितनी हो जाएगी 7,84,000 रुपये। 84,000 रुपये इसमें एक्साइज ड्यूटी टैक्स है। फिर क्या होगा, वो बिकेगा जाके मार्केट में तो सेल टैक्स लगता था। तो जो सेल टैक्स लगता था वो 7 लाख पे न लग के 7,84,000 रुपये लगता था। क्यों? क्योंकि 84,000 रुपये जुड़ गया है, वो एमआरपी का पार्ट बन गया है और ये फिर सेल टैक्स के साथ स्टार्टिंग होती चली जाती थी। और अगर ये पैटर्न ये था कि लास्ट में आप देखेंगे जो टैक्सेस भी हमने पे कर दिए थे उन पे भी टैक्सेस लगते थे। अब बात आती है 1984 के बाद जब वैट अप्लाई किया गया। उसका मेन मोटो यही था कि जो सेल टैक्स सबसे ज़्यादा बार लगता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार तो एक बार प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन तो एक ही बार होता है। नॉर्मली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन 3 या 4 बार होता है, नहीं तो कुछ तो ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन एक ही बार हो जाता है। तो प्रोडक्शन के जान पे जो टैक्स लगता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स। इसके बाद फिर वो क्या होगा, होलसेलर के पास जाएगा तो वहाँ पे सेल टैक्स लगेगा, तब तो होलसेलर के पास पहुँचेगा, बिकेगा वो। इसके बाद फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, तो जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो वो सेल टैक्स फिर वो पे करेगा। इसके बाद जब रिटेलर कस्टमर उसके पहले शॉपकीपर को बेचेगा तो फिर सेल टैक्स आएगा और लास्ट में कस्टमर के पास जाएगा तो फिर से सेल टैक्स आएगा। यानी अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी इस चेन में तो सबसे ज्यादा बार अगर कोई टैक्स इस्तेमाल किया जा रहा था वो तो सेल टैक्स। अब दिक्कत ये थी कि सेल टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्सेस लग रहे थे और प्रॉब्लम ये भी थी कि टैक्स पे टैक्स लगता चला जा रहा था। जो पहले सेल टैक्स लगा था, जो अगला सेल टैक्स जो बनेगा वो उस प्राइस पे प्लस वो जो सेल टैक्स आप पे कर चुके हैं उन दोनों को जोड़ करके फिर लग रहा था। तो उसमें टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था। तो उसको दूर करने के लिए हमने वैट लगा दिया। अब देखते हैं वैट कैसे काम करता है। तो वैट अगर हम बात करेंगे, वैट में क्या होता है, इसमें हमें अभी भी एक्साइज ड्यूटी टैक्स जुड़ जाएगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो होता है वो सेंट्रल का होता है। तो अब देखते हैं ये वैट कैसे काम करेगा। फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स। अभी कैसे काम करता है मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हम सपोज करते हैं वैट लग गया, 1984 के बाद वैट लग गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैन है, कार है जिसकी प्राइसिंग 7 लाख रुपीज है, मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अब चूंकि जब मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या होगा, ये 7 लाख रुपीज तो इसकी प्राइस है प्लस 7 लाख रुपीज पर यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक्साइज ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई जब भी कोई प्रोडक्शन होता है, चूंकि मैंने कार बनाई है उसका प्रोडक्शन किया है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्साइज ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका 12% तकरीबन 84,000 रुपीज एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो जाएगा। तो अब जो बेस प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 7,84,000 रुपए। अब जब ये होलसेलर के पास पहुंचेगा तो फिर से इस पर मैं मान लेता हूं कि 10% टैक्स लग रहा है। अब लग रहा है वैट जो पहले लग रहा था सेल टैक्स। 7,84,000 रुपए पे जो 10% बनेगा वो आपका तकरीबन 78,400 रुपए हो जाएगा। 78,400 रुपए। तो ये टोटल जो प्राइस पड़ेगा होलसेलर को जो इसको परचेज करेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे वैट कितना लग गया, 78,400 रुपए वैट लग गया। एक्साइज ड्यूटी टैक्स लग गया 84,000 रुपए सॉरी। और इस तरीके से अब जो होलसेलर के पास जो 50,000 रुपए खुद का प्रॉफिट कमाएगा, अभी उसको परचेज रेट कितना का पड़ा, तो परचेज रेट पड़ा है उसको 7,84,000 रुपए। तो ये हो गया एक्साइज ड्यूटी टैक्स के साथ और प्लस जो सबसे पहली बार उसने सेल टैक्स पे किया, जिसको हमने नाम बदल के रख दिया है वैट, उसने पे किया 7,84,000 रुपए में से वैट बना आपका 78,400 रुपए। तब उसने इसमें कितना टोटल पे किया अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे
कि सेल टैक्स कितना पे किया गया है। तो सेल टैक्स यहाँ पर जो पे किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल इनपुट से नाम दिया है, तो जो मैं सेल टैक्स पे कर रहा हूँ वो पे कर रहा हूँ कितना, 7800 रुपए। ध्यान रखिए 78,400 रुपए, इसको मैं इनपुट नाम दे रहा हूँ। इनपुट क्यों दे रहा हूँ, जब आगे चल के यही सेल होगा तो सेल में हम वसूलेंगे और ये इनपुट घटा देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल सेल टैक्स के तौर पर हमने यहाँ जो वैट पे किया गया है, जो कि इनपुट कहा जाएगा इसके लिए, जबकि खरीदते समय इसने पे किया है, तो इसको 78,400 रुपए पे किया, जो कि 10% था। इस तरीके से जो टोटल मिला के इसको कार पड़ी यानी वैन पड़ी, वो पड़ी है जाके इसको कितने रुपए की पड़ी है जाकर, इसको हम एक बार देखेंगे अगर क्लियर इन चीजों को जोड़ने के बाद। तो ये इसको पड़ी है जाकर तकरीबन 8,62,400 रुपए की पड़ी है जाके, 8,62,400 रुपए की पड़ी है इसको कार। अब ये क्या करेगा, 8,62,400 रुपए की जो कार पड़ी है, जिसमें 78,400 रुपए वैट है, अब इस कार में से क्या करेगा, ये 50,000 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। क्योंकि जब ये बेचेगा किसी और को तो 50,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ेगा। तो जब 50,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ेगा तो 50,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद इसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसका सेल प्राइस चूंकि पहले 7,84,000 रुपए इसका परचेज प्राइस था, बाकी तो वैट है, वैट को हमने अलग कर दिया है। वैट कितना, 78,400 रुपए। तो अब यहाँ पर हम टैक्स अलग लिखेंगे क्योंकि टैक्स पे टैक्स अब हम पे नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर कितना टोटल प्राइस हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा 8,34,000 रुपए। 8,34,000 रुपए क्यों, क्योंकि 7,84,000 रुपए पहले था, उस पे हमने 50,000 रुपए अपना प्रॉफिट यहाँ पे जोड़ दिया। अब जब मैं आगे बेचूंगा तो ये बेचूंगा मैं कितने का, 8,34,000 रुपए का। ध्यान रखिए जितने भी वैट है वो अलग जोड़े जाएंगे। तो 8,34,000 रुपए जब मैं इसको जोड़ूंगा, बेचूंगा, तो बेचते समय फिर मुझे कस्टमर पे करेगा वैट। अब वो जो कस्टमर मुझे पे करेगा वो होगा आउटपुट। जब मैं किसी को पे करता हूं तो इनपुट। ध्यान रखिए परचेज के टाइम पे जो भी पे किया जाता है वैट, उसको हमने इनपुट नाम दिया है, और सेल के टाइम पे जो हमें मिलेगा वो होगा आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट जो सेल के टाइम पे 8,34,000 रुपए का जो आउटपुट टैक्स हमें मिलेगा वो मिलेगा 83,400 रुपए। क्लियर है, 83,400 रुपए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जो 83,400 रुपए जोड़कर इस बंदे को यानी पैसे कितने मिलेंगे टोटल, 9,17,400 रुपए इसको मिल जाएंगे, किसको, होलसेलर को। अब ये 9,17,400 रुपए जो इसको मिला है, इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 8,34,000 रुपए, और इसमें वैट इसको मिला है। वैट कितना मिला है, 8,34,000 का 10% इसको मिला है, तो वो मिल गया इसको 83,400 रुपए। ध्यान रखिए 8,34,000 का यहाँ पर हम लगाएंगे 10%। क्यों, क्योंकि 8,34,000 बेस प्राइस है, टैक्स अलग रखा जाएगा। टैक्सेस पे टैक्सेस अब यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो एक बार लग चुका है, सिर्फ वही इसमें जुड़ गया है बेस प्राइस में, बाकी सारे टैक्सेस अलग रहेंगे। तो अब जो इसका बेस प्राइस है वो कितना है, 8,34,000 रुपए। इस पे 10% जो इसको मिलेगा, जो कस्टमर पे करेगा, वो होगा 83,400 रुपए। तो टोटल कस्टमर इसको कितना पे करेगा, कस्टमर जब बिल बनवाएगा तो कार का प्राइस डालेगा कितना, 8,34,000 रुपए, और वहां पर वैट टैक्स डाल देगा सीधे, वहां पे बिल में चढ़ेगा 83,400 रुपए। टोटल मिला के इनको पे कर दिए जाएंगे 9,17,400 रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, अब ये यहाँ से जाएगा। एक चीज मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आप एक बार देख लीजिए फिर से, इसमें जो आउटपुट टैक्स है वो कितना है, 83,400 रुपए, और जो इनपुट टैक्स था वो कितना था, वो था 78,400 रुपए। तो मेन चीज आती है कि होलसेलर कितना पे करने जाएगा, यानी टैक्स कितना पे करेगा, वैट जो कि राज्य सरकार को दे है, क्योंकि पहले इसका नाम सेल टैक्स था, बाद में इसका नाम कन्वर्ट करके हमने रख दिया है वैट। तो अब कितना पे किया जाएगा, तो इतना समझ लीजिए 83,400 रुपए में से आपको 78,400 रुपए घटाने हैं। जितना बचेगा बस उतना ही इसको पे करना है। क्यों, क्योंकि कस्टमर का टैक्स चाहिए होता है, शॉपकीपर का नहीं। कस्टमर ने कितना पे किया है, यहाँ पर कस्टमर ने आप देखेंगे तो 83,400 रुपए, इसके कस्टमर ने कितना पे किया है, 83,400 रुपए, और इसने पहले कितना पे कर दिया था, पहले इसने 78,400 रुपए पे कर दिया था। तो ये जीएसटी कितना पे करने जाएगा, तो ये जीएसटी पे करने जाएगा 83,400 रुपए में से ये क्या करेगा, ये माइनस कर देगा आपका 78,400 रुपए। चूंकि नेट जीएसटी जो नेट वैट का फॉर्मूला होता है, नेट वैट जो निकलता है उसमें क्या होता है, टोटल आउटपुट वैट में से हम इनपुट वैट माइनस कर देते हैं, टोटल निकल आता है। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो इनपुट वैट है वो कितना है, वो है आपका 78,400 रुपए, और आउटपुट वैट कितना है, वो है 83,400 रुपए। तो ये जो टोटल वैट कितना पे करने जाएगा, तब इसमें आप घटा लेंगे तो 50,000 रुपए ही निकलेगा, और 50,000 रुपए का 10% कितना निकलेगा, वो निकलेगा जाके आपका 50,000 का 10% करीबन 5,000 रुपए। तो इसको मात्र 5,000 रुपए ही पे करना है। ध्यान रखिए वैट में क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू आप जितनी ज्यादा बढ़ाते हैं आपको उतना ही पे करना पड़ता है। तो इसने क्या किया था, 7,84,000 रुपए पे 50,000 रुपए ऐड करके इसने बेचा था,
तभी तो 8,34,000 रुपए का सेल किया था। तो इसने 50,000 रुपए वैल्यू ऐड की, तो 50,000 का 10% ही इसको पे करना होगा। इसीलिए इसको वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या हुआ, आप किसी प्रोडक्ट में जितनी वैल्यू ऐड करेंगे आपको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं 5 की चीज को 25 का बेच रहा हूं, तो मैंने उस पर 20 रुपए वैल्यू ऐड की है, तो मुझे 20 रुपए का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे 10 की चीज को मैं 15 का बेचूंगा, तो 10 की चीज का तो ऑलरेडी मैंने टैक्स पहले पे कर दिया था। अब मैं उसको जब 15 का बेच रहा हूं, तो मैंने 5 रुपए उसमें वैल्यू बढ़ाई है। तो जितनी मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा बस मैं उतने का ही टैक्स पे करूंगा। तो ध्यान रखिए, जब मैंने 10 का खरीदा था, तो खरीदते समय अगर मैंने उसका 10% यानी 1 रुपए पे किया था, तो जब मैं उसी चीज को 15 का बेचूंगा तो मैं 1.5 रुपए वसूलूंगा, चूंकि 10% ही रहेगा परचेज और सेल्स दोनों टाइम पे। तो जब मैं 15 रुपए का बेचूंगा तो मुझे 1.5 रुपए मिलेगा। तो मुझे टैक्स कितना पे करना है, 1 रुपए मैं पहले पर पे करके आया हूँ और 1.5 रुपए मुझे कस्टमर की तरफ से मिला है। तो 1.5 में से आप 1 रुपए वो घटा देंगे, तो आपको 50 पैसे ही पे करना है। क्यों? क्योंकि आप 5 रुपए ही आपने वैल्यू बढ़ाई है, जितनी आपने वैल्यू बढ़ाई है उतना ही पे करना है। तो ये पैटर्न चलता है आपका किसमें, वैट में। आगे देख लेते हैं फिर क्या होता है। 9,17,400 रुपए का इसने सामान बेचा। 9,17,400 रुपए में से सामान की जो बेस प्राइस है वो 8,34,000 रुपए है, और बाकी का वैट है कितना, 83,400 रुपए। अब ये इस तरीके से, तो इसमें वैट मैंने आपको बता दिया कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए टोटल निकल आएगा। आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दिया। अब ये डीलर के पास माल पहुंचेगा जो कि 25,000 रुपए प्राइस बढ़ाएगा। तो डीलर को माल मिलेगा जाके तकरीबन 9,17,400 रुपए का ही मिलेगा। अब वो बेचेगा फिर से अपने एंड से, वो भी बेचेगा इसमें। तो 8,34,000 रुपए का जो उसने सामान खरीदा था, 8,34,000 रुपए 400 रुपए का जो सामान खरीदा था, उसमें से 25,000 रुपए ये अपने जोड़ देगा और ये उतने का सेल करेगा। तो इनपुट टैक्स वहां पे इसके लिए कितना था, आप ध्यान रखिए, जो इसके लिए आउटपुट टैक्स था वही इसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इसका कितना था, 83,400 रुपए। तो इसके लिए इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा आपका, इस डीलर के लिए इनपुट टैक्स यहाँ पे हो जाएगा जाके आपका 83,400 रुपए। जो इसके लिए आउटपुट है वही इसके लिए इनपुट हो जाएगा। और ये वही जो 8,34,000 रुपए का माल खरीद रहा था, उसको इसने बेचा कितने का है, इसको बेचा इसने 25,000 रुपए बढ़ा के, यानी कितने का सेल किया, 8,59,000 रुपए का इसने सेल किया। तो 8,59,000 का इसको 10% मिलेगा जो कस्टमर पे करेगा। जब कस्टमर पे करेगा तो कस्टमर कितने का पे करेगा इसको, कस्टमर पे करेगा इसको वैट, जो इसका 8,59,000 का कितना हो जाएगा, 85,900 रुपए इसका टैक्स हो जाएगा। टोटल मिलाकर जो इसको कस्टमर पे करेगा वो पे करेगा कितना, 9,44,900 रुपए। ध्यान रखिए, ये सेल प्राइस है। परचेज प्राइस आपको पहले से देखने को मिल रहा था, ये परचेज प्राइस था इसके लिए। इसने परचेज कितना किया था, 9,17,000 रुपए का इसने परचेज किया था, 17,400 रुपए का, जिसमें इसके लिए इनपुट टैक्स कितना था, 83,400 रुपए। और जब ये उसी सामान को बेच रहा है कितने का, 8,59,000 इतने का, तो इसमें से इसको कितना मिल रहा है, इसका 10% मिल रहा है 85,900 रुपए। तो 50,000 रुपए 900 रुपए टोटल मिलाकर जब यहाँ पर इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिलेगा 9,44,900 रुपए। अब इस 9,44,900 रुपए में से कितना टैक्स ये पे करेगा, तो ये अगर हम समझे तो ये पे करेगा, चूंकि इसको कस्टमर ने कितना पे किया है, इसको कस्टमर ने पे किया है 85,900 रुपए टैक्स के रूप में, वैट था जो, और इसने 83,400 रुपए पे किया था होलसेलर को टैक्स के रूप में। यहाँ पर ध्यान रखिए, वो टैक्स से टैक्स घटाया जा रहा है, तो ये 83,400 रुपए घटा देंगे तो 2500 रुपए बचेगा। या फिर आसान सी भाषा में आप इतना समझ लीजिए, इसने 25,000 रुपए ही टैक्स चूंकि वैल्यू बढ़ाई थी, जिसकी बेस प्राइस पहले कितनी थी, पहले थी 8,34,000 रुपए। इसी को इसमें क्या किया, इसने 25,000 रुपए और जोड़ दिए, तो ये बन गया था 8,59,000 रुपए। तो इसने कितनी वैल्यू जोड़ी, इसने वैल्यू जोड़ी कितनी, 25,000 रुपए। तो बस इसको 25,000 रुपए का 10% पे करना है। कितना पे करना है, यहाँ पर इसको पे करना है 2,500 रुपए। इसकी एंट्रियां हम करेंगे आगे चल के टैली में। अभी सिर्फ आपको ये समझना है इनपुट आउटपुट किस तरीके से काम करता है। जब आप सामान खरीदते हैं तो आप वहाँ पे इनपुट जीएसटी पे करते हैं, या इनपुट वैट पे करते हैं, सॉरी। और जब आप मान बेचते हैं तो वहां से आपका कस्टमर जो आपको पे करता है वो था आउटपुट वैट। जब आप पे करने जाएंगे सरकार को तो कितना पे करेंगे, कस्टमर से जितना वसूला है आप उसमें से जितना आप पहले पे कर चुके हैं परचेज के टाइम को, उसको माइनस करके ही आपको पे करना है। तो ये आपके लिए हो जाएगा आपका नेट वैट। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ से अब ये कस्टमर के पास माल पहुंच रहा है, तो ये कस्टमर को कितने का पड़ा, कस्टमर को कार पड़ेगी जाके ये तकरीबन आपकी 7,75,000 रुपए की, तकरीबन 7,75,000 रुपए के अराउंड ये कार पड़ेगी। लेकिन 7,73,000 रुपए पे आप उसको 10% जो इसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल अब यहाँ पर जो टैक्स, क्योंकि इसके लिए इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, इसका तो प्रॉपरली जो होगा वो सारा का सारा टैक्स ही होगा। तो ये टैक्स पे करेगा 1,59,900 रुपए, और इसको ये कार टोटल मिलाकर पड़ जाएगी
9,44,900 रुपए की। क्लियर है? 9,44,900 रुपए की। यानी यहाँ पर आप अभी कस्टमर को तो छोड़ दीजिए, कस्टमर को फिर भी रेट बहुत सस्ता पड़ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में याद करें तो पहले मैंने पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम में आपको बताया था तकरीबन 3 लाख रुपए टैक्स बन रहा था जाके, जो कि अब टैक्स घटकर करीबन मात्र 1,59,900 रुपए ही टैक्स यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो गया, लेस कैस्केडिंग इफेक्ट है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आगे चल के क्लियर कर लेंगे। आसान सी भाषा में बस आप इतना समझ लीजिए, वैट लगने से कस्टमर को पैसे सस्ते पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब कस्टमर को टैक्स का टैक्स नहीं पे करना है, वहां पर सिर्फ आपको बेस प्राइस, जो बेस प्रोडक्ट का बेस प्राइस है उसी पे टैक्स पे करना है। अब बेस प्राइस कितना था? 7 लाख रुपए स्टार्टिंग में था। 7 लाख रुपए जब स्टार्टिंग में था उसमें से 84,000 रुपए जोड़ दिया गया, चूंकि एक्साइज ड्यूटी टैक्स था तो 7,84,000 रुपए हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, लास्ट में होलसेलर के पास वो चीज वहां से आई तो होलसेलर ने 50,000 रुपए अपनी वैल्यू ऐड की थी। जब 50,000 रुपए उसने वैल्यू ऐड की तो 7,84,000 रुपए से उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़कर कितनी हो गई थी? उसकी प्रोडक्ट की कीमत हो गई थी जाके आपकी 8,34,000 रुपए। देखिए 8,34,000 का 10% वो आपको बीच में समझना नहीं है, आपको मेन चीज इतना समझना है कस्टमर को लास्ट में जितने प्रोडक्ट का पड़ेगा उसी का 10% उसको पे करना है। तो फिर 25,000 रुपए उसमें जोड़ा गया, तो 8 लाख में जब 25,000 रुपए जोड़ा गया तो वो बन गया जाके 8,59,000 रुपए। ये किसके पास पहुंचा? डीलर के पास। अब डीलर इसमें से 25,000 रुपए और कमाएगा, तो जब 25,000 रुपए और कमाएगा तो 8,59,000 रुपए की जगह पे इसी में 25,000 रुपए और कमा लेगा, तो वो करीबन आपका बन जाएगा 660। तो यहाँ पर तकरीबन 9,44,900 रुपए की ही ये गाड़ी पड़ेगी जाके उस पे। क्लियर है? अभी भी देखेंगे थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है तो इतना समझ लीजिए, अब एक साइज ड्यूटी टैक्स का कैस्केडिंग इफेक्ट लग रहा है। वैट लगने से एक चीज और अच्छी होगी, अब अगर आप परचेज करते समय बिल बनवाया है तभी आपका इनपुट वैट का बिल बनेगा, और जब आप सेल करेंगे तो सेल के समय आपका आउटपुट वैट का बिल बनेगा। दोनों को जब आप साथ में मर्ज करेंगे तो मर्ज करने से क्या होगा, आपको इनपुट को आउटपुट से माइनस करके आपको टैक्स पे करना होगा, तो आपको कम टैक्स पे करना होगा। तो अगर आप परचेज के टाइम पे आपने बिल नहीं बनवाया तो फिर आपको दिक्कत आए। क्यों? क्योंकि सेल के टाइम पे आपको उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो अब क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, क्योंकि अब कस्टमर्स जब माल परचेज करते हैं तो वो बिल बनवाते हैं, क्योंकि उनको पता है सेल के टाइम पे यही बिल उनका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वैट से हुआ। अब वैट आने में अभी भी कुछ दिक्कतें थी। दिक्कत क्या थी, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अभी कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी एक साइज ड्यूटी टैक्स जो शुरू में लग रहा था उस पर लगातार उसका टैक्स लगता चला है। तो यहाँ पर इसको और कम कर देते हैं और अब हम फाइनली लगाते हैं 1 जुलाई 2017 को। कहते हैं टैक्स इतिहास में भारत में सबसे बड़ा संशोधन किया गया, बहुत सारे टैक्सेस को हटाकर लगा दिया गया जीएसटी। अब हम देखते हैं जीएसटी कैसे काम करता है भाई। तो इन सारे टैक्सेस को हटाकर जब हम जीएसटी लगा देते हैं लास्ट में, तो जीएसटी में पहली जो चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें बदलेंगी वो तो हम बाद में देख लेंगे। पहले से थोड़ा मैं क्लियरेंस कर देता हूँ तो चीजें आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी। अब हम लगाते हैं जीएसटी। लास्ट में हम ये देखेंगे जीएसटी लगाने से प्रोडक्ट में कितने चेंजेस आएंगे और कस्टमर को कितने का पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा टैक्स के बारे में जान लेते हैं, जीएसटी क्या है। तो कहते हैं जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कहते हैं जिस पे लगता है ये उसी से वसूला जाता है। शॉपकीपर पे करते हैं, जो कि लास्ट में कस्टमर से वसूल लिया जाता है। तो इसलिए क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि कस्टमर से ही वसूला जाता है, जबकि मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर ही उसको पे करता है। जबकि स्टार्टिंग में क्या होता है, शॉपकीपर पे करने जाता है। शॉपकीपर क्या करता है, वो प्राइस जोड़ता रहता है और कस्टमर में जाके लास्ट में बेच देता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे देखेंगे तो जीएसटी के बारे में काफी कुछ बताया गया है। कहते हैं जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है। भाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब हम एक एक करके समझते हैं। वैट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया था, अब हम जीएसटी को अच्छे से समझ लेते हैं। जीएसटी आप ये कह सकते हैं क्या जीएसटी वैट है? तो जीएसटी वैट आप कह सकते हैं कि एक हद तक सही है, वैट है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि वैट में क्या था, सिर्फ सेल टैक्स का नाम कन्वर्ट करके वैट रखा गया था, जबकि इसमें एक्साइज ड्यूटी टैक्स भी जुड़ जाएगा आपका, तब जाके जीएसटी बनेगा। और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी टैक्स ही नहीं, और भी कई सारे टैक्सेस को मर्ज करके हम जीएसटी बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो जीएसटी के बारे में जो 5-6 चीजें तकरीबन बताई गई हैं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, और जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अब इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्यों? क्योंकि ये लगता कस्टमर के ऊपर है लेकिन वसूलते शॉपकीपर से हैं, ठीक है। और जबकि शॉपकीपर क्या करता है, वो पैसे जोड़ कर ही कस्टमर को लास्ट में सेल कर देता है।
तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स एप्लीकेबल किसी और पे होता है, वसूलते कुछ किसी और से हैं। तो ये एप्लीकेबल तो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन वसूला जाता है नॉर्मली शॉपकीपर से। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्यों है भाई, क्योंकि मैंने दूसरे में आपको बताया कि जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है तो इसको समझ लीजिए, ऊपर आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है। जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को हटाकर लगाया गया है, इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कहा जाता है। बहुत सारे टैक्सेस को हटाकर हमने लगाया है, और जो बहुत सारे टैक्सेस हैं आपके, वो बहुत सारे टैक्सेस में सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही। तो मेनली अगर हम सेंट्रल के टैक्सेस की बात करेंगे तो सेंट्रल के कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको हटाया गया, तो सेंट्रल के मेनली आप इतना समझ लीजिए CED यानी कस्टम एक्साइज ड्यूटी टैक्स, इसके बाद आ जाएगा आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स, इसके बाद आ जाएगा आपका सर्विस टैक्स, इसके बाद आ जाएगा ACD मतलब हो जाएगा आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी टैक्स, इसके बाद SACD आ जाइए, AED आ जाइए, जो कि सेंट्रल को पहले जाते थे, तो इनको हटा दिया गया और इनके जगह पे GST लगाया गया। इसके साथ साथ स्टेट के भी कई सारे टैक्सेस हटाए गए, जैसे पहले वैट लगता था, अब वैट नहीं लगेगा, अब उसकी जगह पे GST लगेगा। एंट्री टैक्स यानी अगर एक स्टेट से कोई माल लाद कर गाड़ी अगर किसी दूसरे स्टेट में एंटर करने की कोशिश करेगी तो वहां पर अब क्या लगेगा, वहां पे एंट्री टैक्स पहले लगता था, अब नहीं लगेगा, अब GST से ही सारा काम हो जाएगा। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कोई मूवी है, कोई शो है, रियलिटी शो कुछ ऐसा होता है, तो उस पर पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जो कि राज्य सरकार के पास जाता था। अब उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा, अब उस पर भी GST लगेगा, जो कि दोनों के पास जाएगा। किस तरीके से जाएगा इस पर तो हम बाद में बात करते हैं। इसके आगे आता है सेंट्रल सेल टैक्स। पहले जो सेंट्रल के एंड से भी सेल टैक्स लगता था वो भी लगेगा, और अब उसकी जगह पे वो हटा करके उसकी जगह पे GST लगाया जाएगा। एडवर्टीजमेंट टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स में कौन से टैक्सेस, देखिए न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल पे जो एड्स आते थे उनका एड्स का जो सर्विस टैक्स लगता था, मेनली जो टैक्स लगता था एड का, वो जाता था केंद्र सरकार के पास। उसके अलावा जैसे हम पैम्पलेट छपवाते हैं, उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, होल्डिंग्स लगवाते हैं, तो इन पे जो एडवर्टीजमेंट टैक्स लगता था वो जाता था राज्य सरकार के पास। तो अब ये सारे हटा दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल ऑल देखेंगे तो करीबन 14 टैक्सेस हटाए गए हैं। कुछ टैक्सेस के तो मैंने नाम लिख दिए हैं। तो 14 टैक्सेस को हटाकर हमने एक टैक्स लगा दिया, इसलिए इसको बोल दिया गया ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। क्लियर है? कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्यों है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस को हटा करके हमने GST लगाया है, इसीलिए GST एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। आगे देखते हैं, कहते हैं भाई GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडेड टैक्स मैंने आपको बता ही दिया है क्यों कि वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है। तो डेफिनेशन सामने लिखी है, GST में माल खरीदते समय एक इनपुट GST का बिल बनता है, जो कि बेचते समय आउटपुट GST का बिल बनता है। और जब हम नेट GST पे करने के लिए जाते हैं, सेलर जब GST पे करने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, वो परचेज करते समय जितनी GST उसने पे की थी यानी इनपुट वाली, उसको वो आउटपुट में से माइनस कर देता है, और जो नेट GST निकलती है वही उसको पे करनी होती है। यानी जो सेल के टाइम पे जो GST उसको मिली है और जो परचेज के टाइम पे उसने दी थी, उन दोनों को ये आपस में माइनस करता है, जितना बचता है वही नेट GST होता है इसका, और वही पे करता है। तो कहते हैं इसको वैट कहा जाता है, क्योंकि जितनी वैल्यू वो ऐड करेगा उतनी ही GST उसको पे करनी होगी। तो ये सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहा जाता है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहते हैं। आगे कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स है। अब मल्टी स्टेज टैक्स क्यों है, तो इतना समझ लीजिए भाई, मल्टी स्टेज इस वजह से है कि पहले प्रोडक्शन होता था तो प्रोडक्शन के टाइम पे लगता था कौन सा, प्रोडक्शन के टाइम पे एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता था, फिर जब वो बिकता था तब सेल टैक्स लगता था, उसकी जगह पे वैट लगने लगा। अब चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल हो, चाहे बाहर से माल आए, तो उसमें कस्टम ड्यूटी टैक्स अब वो भी नहीं लगेगा, उस सब की जगह पे अब एक ही टैक्स लगेगा जिसको बोला जाएगा GST। तो क्या चीज GST मल्टी स्टेज टैक्स है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है, सेल्स पे भी लगता है, मींस अलग अलग अवस्थाओं पे अब यही लगता है, इसीलिए इसको मल्टी स्टेज टैक्स कहा गया। ठीक है, अब कोई भी स्टेज हो उस पे जो टैक्स लगेगा वो होगा आपका GST, इसीलिए इसको बोला गया मल्टी स्टेज टैक्स। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई अगला और क्या है। लास्ट में जो सबसे डेंजरस चीज थी इसके बारे में बोला गया कि जिसपे सबसे ज्यादा बहस हुई वो था GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सा है? GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा है कि पहले बंदे ने दूसरे बंदे को माल सेल किया, तो दूसरे बंदे ने क्या किया, तीसरे बंदे को माल सेल किया। जब वो तीसरे बंदे को माल सेल कर रहा है तो क्या करता है, जब तीसरे बंदे से जो पैसे वसूलता है उसमें से जितने पहले वो पे कर गया था टैक्स के रूप में उसको माइनस कर देता है और बाद में पे करता है। ये चेन बनती चली आएगी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा प्रॉफिट जो होगा वो लास्ट जो कस्टमर खरीदेगा उसी पे होगा। क्यों? क्योंकि उस पे कोई इनपुट नहीं लगना है उसका, भाई वो जो होगा वो सीधे डायरेक्टली आउटपुट टैक्स पे करेगा, उस पे कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा फायदा उन स्टेट्स पे होगा जहां पे माल की खपत ज्यादा है। कह रहा है GST का ज्यादातर प्रॉफिट उस स्टेट को मिलता है जहां पे प्रोडक्ट की खपत होती है। क्यों? क्योंकि बाकी सारा इनपुट लास्ट में जाके आउटपुट हो जाता है, जिसे स्टेट ने लास्ट आउटपुट
जीएसटी स्टेज पे बनेगा, सिर्फ उसी को इनपुट नहीं देना होगा, यानी बाकी के सारे प्रॉफिट उसी को मिल जाएंगे मेनली तौर पर। इसके लिए बोलते हैं जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसी चक्कर में जब जीएसटी शुरू में अप्लाई किया गया, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, कुछ ऐसे स्टेट्स से गुजरात जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें अपोज किया। क्यों? क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे तो इनको कम प्रॉफिट मिलेगा। जहाँ पे माल यूज़ किया जा रहा है सबसे ज़्यादा जीएसटी तो वहीं पे बन रहा है, तो सबसे लास्ट में जहाँ पे वो सेल होगा वहीं पर चूंकि उसको कोई इनपुट नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पर डायरेक्टली उसका आउटपुट मिलेगा। तो इन राज्यों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन फाइनली जब इन्होंने बोला कि हमारे खर्चे किस तरीके से पूरे होंगे, क्योंकि हमारी इनकम तो घट जाएगी जब हम जीएसटी अप्लाई कर देंगे, तो सरकार ने इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपनसेशन के लिए बोला था कि अगले 5 सालों तक अगर कोई भी नुकसान होता है आपके स्टेट को जीएसटी लगने से, तो उसका पूरा का पूरा खर्चा हम अपने एंड से वहन कर लेंगे। तो इसके क्या हुआ, जब अश्योरिटी मिली तो फिर स्टेट्स मान गए और जीएसटी अप्लाई हो गया। तो जीएसटी के बारे में आपको चीज समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा एंटी टैक्स हटा दिया गया, तो एंटी टैक्स हटाने से सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, अब सपोज ट्रक बाहर आज निकला है, तो जैसे इस दूसरे स्टेट में घुसने के लिए खड़ा होता था तो आप उसको एंटी टैक्स पे करना होता था। तो जैसे कहते हैं ना, जब 1 जनवरी 2017 को जब लगा जीएसटी, तो रात को 12 बजे के बाद ये एप्लीकेबल था। तो रात को 12 बजे से पहले जितने भी ट्रक्स खड़े थे बॉर्डर पे, उन्होंने बॉर्डर पार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कल की डेट से जीएसटी लागू हो जाएगा तो एंटी टैक्स नहीं पे करना होगा। तो ठीक उन्होंने 12 बजे तक वेट किया। लाइक आप ये कह सकते हैं एक फनी सा सीन था कि अभी अगर मैं इंटर करूंगा तो मुझे चूंकि एक दिन पहले का जो लॉ है वो फॉलो करना है, उस लॉ के तहत मुझे एंटी टैक्स पे करना है, और अगर मैं 5-10 मिनट भी रुकूंगा तो ऑटोमेटिक रात को 12 बजे के बाद डेट बदल जाएगा और नई डेट आते ही क्या होगा, एंटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। तो वहां पर जीएसटी लगने से ढेर सारे प्रॉफिट्स हुए जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेन बात यह आती है कि जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं। तो मैंने कहा नेट जीएसटी का जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नेट जीएसटी में क्या होता है, नेट जीएसटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट जीएसटी माइनस टोटल इनपुट जीएसटी। यहाँ पर आप टोटल, अब मैं आपको एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ। तो फिर माल खरीदा गया है 7 लाख रुपए का, 7 लाख पे अब 10% ही जीएसटी लग रहा है, जहाँ पे पहले एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता था। तो 7 लाख का 10% कितना हो गया, 70,000 रुपए। तो टोटल अब कितना हो गया, 7,70,000 रुपए इसका प्राइस। इसमें 7 लाख इसका बेस प्राइस और 70,000 रुपए टैक्स। अब ये होलसेलर के पास पहुंचेगा कितने का, 7 लाख रुपए प्लस यहाँ पर 70,000 रुपए जो उसने टैक्स पे किया उसके साथ। तो उसका जो इनपुट का बिल बना होगा वो 7 लाख का मेन बिल हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि 70,000 रुपए उसने टैक्स में इनपुट कर लिया था अपना। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने सेल किया इसको। जब उसने सेल किया तो कितना किया, 7 लाख का माल था, उसने 50,000 रुपए प्रॉफिट इसने अपना सेट किया। तो कितने का हो गया, उसके लिए हो गया 7,50,000 रुपए का। जब 7,50,000 रुपए का हो गया तो इसका 10% फिर वो लेगा। तो इसका 10% कितना बनेगा, इसका बनेगा 10% 75,000 रुपए। ठीक है। तो इसके लिए जो आउटपुट जीएसटी बनेगा आपका, वो आउटपुट जीएसटी कितना बनेगा, क्योंकि ध्यान रखिए इसने 7 लाख का माल खरीदा था, जिसमें इसने क्या किया था, 70,000 रुपए पे किए थे, जो कि जीएसटी था। इसके लिए इनपुट जीएसटी है। मैंने कहा इनपुट जीएसटी का फॉर्मूला क्या कहता है कि लास्ट में जब ये बेचेगा तो कस्टमर से जो वसूलेगा उसमें जो पहले पे किया है उसको माइनस कर लेगा। तो अभी क्या किया, 7 लाख का इसने माल खरीदा, 7 लाख के माल में 50,000 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ के इसने कहा कि हम इसको कितने का बेचेंगे, हम बोलेंगे 7,50,000 रुपए का। तो जब ये टैक्स वसूलेगा अपने कस्टमर से कितने का, 7,50,000 रुपए का, तो कितना टैक्स वसूलेगा, 75,000 रुपए टैक्स वसूलेगा। तो ये बेचेगा कितने, 8,50,000 रुपए का, क्योंकि 75,000 रुपए टैक्स इसमें जोड़ दिया गया। तो जोड़ के जब इसने बेचा, तो बेचने के बाद जब इसका कस्टमर इसको खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा, इसका कस्टमर को पड़ेगा 7,50,000 रुपए का। तो माल पड़ेगा प्लस इसी पे जो 75,000 रुपए उसने पे किया था वो था इनपुट जीएसटी। ध्यान रखिए अब यहाँ पर ये कितना पे करने जाएगा सरकार को, कितना पे करने जाएगा, इसने कस्टमर से अपने कितना जीएसटी वसूला, इसने वसूला कितना, 75,000 रुपए इसने जीएसटी वसूला। और इसने पहले कितना पे किया था, शुरू में इसने 70,000 रुपए जीएसटी पे किया था। तो कहते हैं अब इतना ये दोनों मिलाकर अब कितना पे करेगा जीएसटी। तो बेटा यहाँ पर जितना जीएसटी 75,000 इसने वसूला है और 70,000 पे किया था, तो मात्र इसको कितना पे करना होगा, तो इसको मात्र 5,000 रुपए ही जीएसटी, इसका नेट जीएसटी निकलेगा। वो नेट जीएसटी कितना निकलेगा, इज इक्वल टू जो टोटल आउटपुट कितना है, आउटपुट है 75,000 रुपए। तो इसमें 75,000 रुपए में से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है कितना, जो इसने पहले पे किया था, कितना पे किया था, 70,000 रुपए। तो जब टोटल इसका आउटपुट जीएसटी निकालेंगे आप, तो कितना निकल आएगा, इसका निकल आएगा तो टोटल नेट जीएसटी 5,000 रुपीज। तो इसको मात्र 5,000 रुपए ही पे करने होंगे। ध्यान रखिए इसका प्रॉफिट इसको तभी मिलेगा जब परचेज के टाइम पे इसने बिल बनवाया था, क्योंकि अगर परचेज टाइम पे बिल नहीं बनवाया होगा तो इसके पास इनपुट जीएसटी का कोई बिल ही नहीं होगा। इनपुट जीएसटी का बिल नहीं होगा तो ये यहाँ पर जो 70,000 रुपए इसने माइनस कराया ये नहीं कराएगा।
तो ऑटोमेटिक जीएसटी लगने से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जितने भी बायर्स हैं जो परचेज करते समय बिल जरूर बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के टाइम पे उसको माइनस कर लेते हैं। तब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब आगे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या होगा, सामने वाले को जिसको पड़ा है 7,50,000 रुपए का माल, अब उसमें वो 25,000 अपना जोड़ेगा। 25 से 75,000 रुपए जीएसटी पे करके आया, ध्यान रखिए। तो अब वो जब अपना जोड़ेगा तो वो कस्टमर को कितने का बेचेगा, वो बेचेगा 7,75,000 रुपए करेंगे। 7 लाख का माल स्टार्ट हुआ था शुरू में, इसके बाद दूसरे के पास पहुंचा, उसने 50,000 रुपए जोड़ा, तीसरे वक्त पहुंचा उसने 25,000 रुपए जोड़ा। तो कस्टमर के पास कितने का माल पहुंचा, कस्टमर के पास पहुंचा 7,75,000 रुपए का। तो बेस प्राइस ही है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखेंगे किसी टैक्स का टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, और कस्टमर को टैक्स लास्ट में कितना पे करना है, तो इसका कितना पे करना पड़ेगा, 7,75,000 रुपए का उसको पे करना पड़ेगा। तो उसका टैक्स बन जाएगा 77,500 रुपए। यानी कस्टमर ने टोटल कितना जीएसटी पे किया, तो कस्टमर ने टोटल जीएसटी पे किया 77,500 रुपए। तो अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि भाई ये जो डीलर है ये कितना जीएसटी पे करने जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, डीलर जीएसटी उतना ही पे करने जाएगा जितना उसने कस्टमर से वसूला था। तो कस्टमर से उसने कितना जीएसटी वसूला है, कस्टमर से उसने वसूला 77,500 रुपए। तो सरकार को कितना चाहिए था, सरकार को चाहिए था 77,500 रुपए, जिसमें से पहले ही 75,000 रुपए पे कर चुका है। किसको? अपने वाले रिटेलर को, जिससे इसने माल खरीदा था। तो अब क्या होगा, जब इसका नेट जीएसटी हम निकालेंगे, इसका नेट जीएसटी नहीं, सरकार को ये कितना पे करने जाएगा, तो यहाँ के जब इसका नेट जीएसटी हम निकालेंगे तो नेट जीएसटी इसका निकलेगा इज इक्वल टू टोटल आउटपुट कितना है इसका 77,500 रुपए, माइनस इसने इनपुट कितना किया था 75,000 रुपए। तो इसको कितना पे करना होगा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 25 रुपए। अब ये 25 रुपए अगर आप देखेंगे तो क्यों है, क्योंकि आप इस पे मैंने कहा एक वैल्यू एडेड टैक्स के तरीके काम करता है। तो इसने वैल्यू कितने बढ़ाई थी, 25,000 रुपए। इसने 25,000 रुपए वैल्यू बढ़ाई थी, तो 25,000 रुपए का 10% कितना होगा, 25 रुपए ही होगा। इसीलिए कहते हैं जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स भी है। तो इसका 10% ही इसको पे करना पड़ रहा है। जब 10% पे कर रहा है तो इसको 25 रुपए बिल पे करना पड़ा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब हर जगह पे जब परचेज होती है तो परचेज का बिल जरूर लेते हैं सेल्समैन। क्यों? क्योंकि लास्ट में सेल के टाइम पे उसको माइनस करा लेते हैं। अगर वो बिल नहीं लेंगे तो उसका प्रॉफिट उनको मिल नहीं पाएगा। और इसका प्रॉफिट मिलता है जाके कस्टमर को, जो कि पहले करीबन 2 लाख रुपए तक टैक्स पे कर रहा था। फिर वैट लगने के बाद वो टैक्स घटा 1.5 लाख पहुंचा, और अब जीएसटी लगने के बाद देखिए टैक्स कितना घट गया, मात्र टोटल मिला के लास्ट में उसने 77,500 रुपए टैक्स पे किया है। अब क्योंकि वो तो किसी को बेचेगा नहीं, तो वो तो इनपुट कराएगा नहीं, वो सिर्फ आउटपुट टैक्स ही पे कर देगा। तो जीएसटी लगने से क्या प्रॉफिट्स होते हैं ये तो मैंने आपको एक कॉमन सेंस से समझा दिया है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, टैली में भी हम देखेंगे एक करके कि इनकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आई एम श्योर जीएसटी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ आ गया होगा आपको कि जीएसटी क्या है और जीएसटी किस तरीके से हेल्प करता है, कस्टमर्स को किस तरीके से प्राइसेस कम हो जाते हैं। आप इस पे जीएसटी होती 2 प्रकार की है, जिसमें एक आता है इंट्रास्टेट जीएसटी और इंटरस्टेट जीएसटी। तो ये अगली क्लास है, आज की क्लास काफी बड़ी होगी, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, टॉपिक जीएसटी ही होगा। अब जीएसटी हम देखेंगे होती कितने प्रकार की है और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे, यानी इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।